वक्त भी बदल जाई, हालात भी बदल जाई। वक्त भी बदल जाई, हालात भी बदल जाई, और मेहनत करे वाला के एक न एक दिन किस्मत भी बदल जाई। तो राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जा रहुआ सब? हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा, और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करते नहीं, रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो भाई लोग, मेहनत के दम पे किस्मत भी बदलल जा सकेगा। तो हमने के पढ़त रहनी जा क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव प्रकार एवं पोषण। जीव प्रकार एवं पोषण में हमने के टॉपिक रहे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में हमने के मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, 3 गो टॉपिक कवर कर ले रहनी जा। आज की क्लास के मुख्य टॉपिक रही आमाशय और यकृत। ये 2 गो टॉपिक के क्लास में कवर कर जाए। तो फोटो के द्वारा, फिगर के द्वारा समझ सके नहीं जा कि है मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद ये जो जहां से 2 गो छिद्र खुलता है, एक श्वास नली, ग्रास नली, इस भाग को हम लोग कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी आगे आकर के ग्रास नली में आ जाता है, मतलब कि ग्रसनी से निगल द्वारा आगे खुलता है ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद आमाशय, और आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। आमाशय के अपोजिट साइड में होते हैं यकृत। यकृत में एक छोटा सा भाग होता है पित्ताशय। आमाशय के नीचे होते हैं अग्नाशय। तो आज का हमारा टॉपिक है आमाशय और यकृत। ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आमाशय, हेडिंग डाल लीजिए आमाशय। तो आमाशय के बारे में हम लोग जानेंगे A to Z, सब कुछ जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब कुछ हम आमाशय में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक की अगर बात करें तो आमाशय कहाँ स्थित होता है। पहले टॉपिक की बात करें तो आमाशय कहाँ होता है, तो फिगर में देखिए आप, आमाशय बाई साइड में है। आमाशय कहाँ है जी? बाएं साइड में। यकृत दाएं साइड में। इधर देखिएगा, जब भोजन ग्रास नली में जाता है तो ग्रास नली से इधर की तरफ, बाएं तरफ आमाशय रहता है। ग्रास नली से बाएं की तरफ आमाशय जुड़ा रहता है। बात समझता है? तो आमाशय कहाँ होता है? बाई तरफ। अब देखिएगा कि जो हमारा चेस्ट होता है, छाती से ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं वक्ष गुहा। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। और कमर से नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्ष गुहा। क्या कहते हैं? दक्ष गुहा। और वक्ष गुहा और दक्ष गुहा के जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं उदर गुहा। क्या कहते हैं उसे? उदर गुहा। तो कभी कभी लोग इसको उदर भी बोलता है, उदर। तो जो वक्ष गुहा, चेस्ट से ऊपर वाला भाग, कमर से नीचे वाला भाग दक्ष गुहा, और ये जो बीच का भाग हो जाता है ये उदर गुहा होता है। तो जो आमाशय होता है वो हमारे उदर गुहा में होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि आमाशय हमारे उदर गुहा के बाई तरफ स्थित होता है। बस समझता है? ऊपर वाला भाग वक्ष गुहा, कमर से नीचे वाला भाग दक्ष गुहा, और जो बीच वाला भाग हो जाता है उसे उदर गुहा कहते हैं। तो आमाशय हमारे उदर गुहा में बाई तरफ स्थित होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे कि आमाशय जो होते हैं वो किस आकार का दिखाई देता है। तो लगभग आमाशय का आकार इस तरीके से जे आकार का होता है। आमाशय का आकार कैसा होता है? लगभग जे आकार का होता है। इसका आकार लगभग जे आकार का होता है। जे आकार का होता है। बस समझ पाए? अगला अगर बात करें आमाशय के बारे में तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा से ही शुरू हो गया था, लेकिन वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, प्रोटीन का पाचन नहीं हो रहा था। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, यहां से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा कि पाचन कहां से स्टार्ट होता है तो पाचन तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बस लगता है।
और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन होना कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय से। तो आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तो अब ये मत समझिएगा कि जब प्रोटीन का पाचन शुरू होगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाएगा, नहीं, उसका भी पाचन होता रहेगा, लेकिन प्रोटीन का भी पाचन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम जानेंगे तो ये जो है, ये ग्रास नली से भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। ग्रास नली से भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। यानी कि ग्रास नली से बोलस याद है, मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता था। तो ग्रास नली से बोलस आमाशय में आता है, आमाशय में आता है, याद रखिएगा। बात समझ पाए? उसके बाद अगला पॉइंट की बात करें आमाशय के बारे में, तो आमाशय वह जगह होता है जहां पे भोजन सबसे ज्यादा रुकता है। लगभग 4 घंटे तक भोजन आमाशय में रुकता है। तो आमाशय हमारे आहार नाल का वह अंग होता है जहां पे भोजन सबसे ज्यादा देर तक रुकता है, लगभग 4 घंटे तक रुकता है। यानी कि भोजन का सबसे पसंदीदा जगह होता है आमाशय, क्योंकि जहां हमारा पसंदीदा जगह रहेगा वहीं पर लोग ज्यादा समय बिताएंगे। तो भोजन का पसंदीदा अंग होता है आमाशय, और आमाशय में ही जो है भोजन लगभग 4 घंटे तक रुकता है। यानी कि यहां भोजन सबसे अधिक समय तक लगभग 4 घंटा रुकता है। समझ लीजिए कि आमाशय में भोजन सबसे अधिक समय तक लगभग 4 घंटे तक आमाशय में रुकता है। बात समझ पाए? अब ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता था, मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता था, उसी तरीके से आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। यहाँ पे भोजन को क्या कहा जाता है? यहाँ भोजन को काइम कहा जाता है। काइम कहा जाता है। याद रखिएगा, आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता था? बोलस। और आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? काइम। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हम आमाशय के बारे में जानते हैं, तो आमाशय की संरचना जानेंगे कि आमाशय कैसा दिखता है, ठीक, उसकी कितने भाग होते हैं। तो ये पहले पॉइंट आपको याद हुआ कि आमाशय हमारे उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। इसका आकार जे की तरह होता है। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ग्रास नली से बोलस जो है वो आमाशय में ही आते हैं। यहाँ भोजन जो है सबसे अधिक समय तक लगभग 4 घंटे रुकता है। आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। अब अगला पॉइंट जानते हैं आमाशय के बारे में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आमाशय की संरचना की बात करते हैं तो आमाशय को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है कार्डिएक। आमाशय के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कार्डिएक। ये कार्डिएक ही ग्रास नली से जुड़ा रहता है। उसके बाद नीचे वाले भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। नीचे वाले भाग को कहा जाता है? पाइलोरिक। ये पाइलोरिक नीचे की तरफ छोटी आंत से जुड़ा रहता है। और बीच वाले भाग को कहा जाता है फुंडिक। क्या कहा जाता है? फुंडिक, ठीक। और इस आमाशय की दीवारों पे एपिथेलियम ऊतक की बनी जठर ग्रंथियां होती है। ये क्या हो गया? जठर ग्रंथि लगी रहती है, जठर ग्रंथि। और आमाशय के बीच में ऐसे कांटेदार आमाशय का बीच वाला भाग ऐसे कांटेदार संरचना में, इसके जो आमाशय के अंदर वाला जो भाग होता है वो ऐसे कांटेदार, ऐसे मोड़ मोड़ के कांटेदार संरचना का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कि ये
है, मान लीजिए ये हमारे अमाशय का अंदर वाला भाग है, जब ये सिकुड़ेगा इस तरीके से नुकीला नुकीला भाग ऐसे बना लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसी तरीके से हमारे अमाशय के अंदर वाला जो भाग होता है वो ऐसे सिकुड़ करके, उसके जो अंदर की जो परत होती है वो ऐसे सिकुड़ करके कांटेदार संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसे हम लोग कहते हैं रुजी। क्या कहते हैं? रुजी, रुजी कहते हैं। हम आगे बताएंगे रुजी का महत्व। तो सबसे पहले हम अमाशय की संरचना जान लेते हैं। तो आगे ऊपर वाले भाग को कार्डियक, नीचे वाले भाग को पाइलोरिक, बीच वाले भाग को फुंडिक कहा जाता है। अमाशय की दीवारों पे एपिथेलियम ऊतक की बनी जठर ग्रंथियां होती है। अमाशय के अंदर कांटेदार संरचना निर्मित रहती है, जिसे रुजी कहते हैं। बस समझता है? चलिए, तो अगर अमाशय की संरचना हो गया होगा, अमाशय की संरचना, तो अमाशय के ऊपर वाले भाग को कार्डियक, नीचे वाले भाग को पाइलोरिक, बीच वाले भाग को फुंडिक कहते हैं। यानी कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग को कहेंगे हम लोग कार्डियक। ये कार्डियक क्या होता है जी? तो ग्रास नली से जुड़ा रहता है, ग्रास नली से जुड़ा रहता है। ठीक। दूसरा भाग हो गया फुंडिक, ये मध्य भाग होता है, मध्य भाग होता है, बीच का भाग है ये। और तीसरा भाग अगर बात करें, नीचे वाला भाग पाइलोरिक। पाइलोरिक, ये पाइलोरिक जो है वो छोटी आंत से नीचे की तरफ, ये पाइलोरिक जो है ये नीचे की तरफ छोटी आंत से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत। छोटी आंत से जुड़ा रहता है। देख सकते हैं ये ग्रास नली आकर के कार्डियक से जुड़ा रहता है, और पाइलोरिक जो है वो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। बस समझ पाए? इसके 3 भाग होते हैं। और इसके जो ऊपरी परत होती है, यहां लिख लेंगे, इसके भीतरी परत पर एपिथेलियम ऊतक की बनी, एपिथेलियम ऊतक की बनी जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां होती है, जिसमें से जठर रस निकलते हैं। बस समझता है? इस जठर ग्रंथि में से क्या निकलते हैं? जठर रस निकलते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं, इसमें ये भी लिखेंगे कि इसके भीतरी भाग में कांटेदार संरचना होती है, जिसे रुजी कहते हैं, जिसे रुजी कहा जाता है। ये रुजी क्या करते हैं जी? तो ये रुजी भोजन जब आता है अमाशय में, तो उस भोजन को रोक करके रखने का काम करती है। अगर अच्छा मान लीजिए, जो एक तरीके से कहिए तो भोजन के लिए घर्षण उत्पन्न करती है रुजी। जैसे मान लीजिए अगर चिकना रहता अंदर का भाग, अमाशय के अंदर वाला भाग चिकना रहता, तो भोजन ऐसे आता और सर से छलक करके छोटी आंत में चला जाता। कोई तो होना चाहिए उसे रोकने के लिए। तो रुजी जो कांटेदार संरचना होती है, वो रुजी में आकर के, उसी रुजी के कारण भोजन आकर के अमाशय में रुक पाता है। वो उसमें आकर के फंस जाता है और वहां पे भोजन अमाशय में रुक जाता है। यानी कि कांटेदार जैसी जो संरचना होती है रुजी की, वो भोजन को रोकने का काम करती है अमाशय में। उसके बाद इसका दूसरा काम भी है कि अगर आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिए हम लोग, तो अमाशय के अंदर जगह बनाने के लिए ये रुजी अचानक से खुल भी जाता है, फैल भी जाता है। जैसे पैराशूट होता है ना, कि पैराशूट को जब उसको उड़ाना होता है तो उसको खोलते हैं तो वो पूरा बड़ा सा खुल जाता है।
ठीक वैसे ही रुचि जो है वो सिकुड़ सिकुड़ के कांटेदार संरचना में रहती है, और जब अधिक स्पेस चाहिए होता है आमाशय में तो रुचि जो है वो धीरे धीरे फैल जाती है और आमाशय में स्पेस भी हो जाता है, जगह भी बन जाता है। ये दो काम करती है रुचि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यहां मिटा के लिखें। रुचि की बात करें तो रुचि भोजन को आमाशय में रोक कर रखने का काम करती है और आमाशय में फैलकर स्थान भी बढ़ा देती है। याद रखिएगा, रुचि का दो काम होता है, एक तो ये भोजन को रोक करके रखती है, या कहिए कि भोजन और रुचि के बीच में घर्षण की वजह से आमाशय में भोजन रुक पाते हैं। और दूसरा काम रुचि का क्या होता है, तो दूसरा काम होता है कि रुचि जो है जरूरत पड़ने पर आमाशय में थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ा देती है, खुल जाती है। ऐसे मान लीजिए कि रुचि ऐसे है, सिकुड़ी हुई है, कांटेदार संरचना बना रही है, इसे रुचि कहते हैं। इसी की वजह से भोजन आकर के इसमें फंस के आमाशय में रुक जाता है, और जब जरूरत पड़ती है आमाशय में अधिक जगह की तो धीरे धीरे ये रुचि फैल जाते हैं और जगह बढ़ जाता है। बात समझता है? तो रुचि का भी इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ये थी संरचना। अब हम लोग जानते हैं कि जो जठर ग्रंथियों में से जठर रस निकलते हैं उसकी कहानी क्या है। तो अब हम लोग जानेंगे जठर रस। संरचना हो गया, संरचना के बाद हम लोग जानते हैं जठर रस। ठीक, तो ये जठर रस कहां निकलता है जी? जठर ग्रंथि में। जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है जी? आमाशय में। और लार ग्रंथि कहां पाई जाती थी? मुख गुहा में। जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो आमाशय में। बात समझता है? तो जठर ग्रंथि से निकलता है। देखिए, जठर रस एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर निकलते हैं। याद रखिएगा, लार ग्रंथियों में से जो लार निकलते थे वो 1.5 लीटर निकलते थे प्रति व्यक्ति, और 1.5 का दुगुना कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो लार ग्रंथियों में से लार निकल रहा था 1.5 लीटर, ठीक है। और जैसे ही हम आमाशय में आए तो वो जठर रस जो निकलने लगा वो 3 लीटर निकलने लगा। तो 1.5 का दुगुना 3। तो याद रखिएगा कि स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। अब देखिए, जठर रस की प्रवृत्ति अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, अब ये जानिएगा। तो देखिए, जठर रस में होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी वजह से जठर रस का पीएच मान हो जाता है लगभग 2 के आसपास रहता है, 2 के आसपास रहता है। तो जो जठर रस होते हैं वो प्रबल अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा, इसकी प्रवृत्ति जो होती है, जठर रस प्रबल अम्लीय होते हैं, यानी कि इसका पीएच मान लगभग 2 होता है। कैसे कह रहे हैं जी? क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग 2 होता है। तो जठर रस का भी पीएच मान क्या हो जाता है? लगभग 2 हो जाता है। बात समझता है? अब हम लोग जानते हैं कि जठर ग्रंथियों में से जठर रस में क्या क्या मिले रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जठर ग्रंथियों में
तीन प्रकार की कोशिका होती है। जठर ग्रंथियों में कितने प्रकार की कोशिका होती है? जठर ग्रंथियों में तीन प्रकार की कोशिका होती है और तीनों में से तीन प्रकार के रस निकलते हैं और इन तीनों रसों को मिलाकर के ही जठर रस कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जठर ग्रंथियों में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा, जठर ग्रंथि में तीन प्रकार की कोशिका होती है। तीन प्रकार की कोशिका होती है। इसको हम मिटा देते हैं। तीन प्रकार की कोशिका होती है। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका। दूसरा को हम लोग कहते हैं मुख्य कोशिका, या इसी को कहते हैं जाइमोजिन कोशिका। तीसरा को हम लोग कहते हैं श्लेष्मा कोशिका। तो जठर ग्रंथि में तीन प्रकार की कोशिका होती है और तीनों में से तीन प्रकार के रस निकलते हैं। अम्लजन कोशिका में से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मुख्य कोशिका जाइमोजिन में से नहीं, मुख्य कोशिका को ही जाइमोजिन कहते हैं, जाइमोजिन कोशिका। और इसमें से दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एक एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रोरेनिन। तो मुख्य कोशिका या अम्लजन कोशिका में से दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। पेप्सिनोजेन, अच्छे से इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे मिटा के, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। पेप्सिनोजेन, और यहां पे हम लिख देते हैं प्रोरेनिन, ठीक। और श्लेष्मा कोशिका में से निकलते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा को ही कहा जाता है म्यूकस, म्यूकस। तो याद रखिएगा कि अम्लजन कोशिका में से निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मुख्य कोशिका में से निकलते हैं पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन, श्लेष्मा कोशिका में से निकलते हैं श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक। और इन चारों के अलग अलग काम भी है, हम यहाँ पे मिटा करके इसका काम भी आपको साथ में बताते चलेंगे कि ये क्या काम करते हैं, ठीक। पेप्सिनोजेन, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है। तो पहला काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है। याद करिए, पढ़ाए थे हम कि मुख गुहा में लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम्स होते थे वो भी जो है भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को मारता था। लेकिन उसमें अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ढिठाउर किस्म का एकदम ढीठ है कोई जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, मुख गुहा से बचा करके आमाशय में आ गया, तो आमाशय में उसका भरपूर स्वागत एकदम सर्फ एक्सल से धोता है एकदम आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। इसका दूसरा काम भी है कि ये दूसरा काम क्या करता है कि देखिए ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दोनों अक्रिय एंजाइम है, दोनों अक्रिय एंजाइम है। जब मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका में से पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन एंजाइम जब निकलते हैं तो वो अक्रिय एंजाइम के रूप में रहते हैं, अक्रिय रहते हैं। और इसी अक्रिय एंजाइम को सक्रिय बना देता है, सक्रिय बनाता है। मतलब कि जो पेप्सिनोजेन होते हैं ये अक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं जी? अक्रिय होते हैं। और इनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सक्रिय बना देता है, और जब पेप्सिनोजेन सक्रिय बन जाते हैं तो वो पेप्सिन कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? पेप्सिन। तो ये सक्रिय है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेप्सिनोजेन एंजाइम को पूछेगा या पेप्सिन एंजाइम पूछेगा कि कहां से निकलता है, तो जवाब आपका जो है जठर ग्रंथि का जो मुख्य कोशिका है जाइमोजिन कोशिका वही रहेगा, जठर ग्रंथि ही रहेगा। जठर ग्रंथि में से ही निकलते हैं पेप्सिनोजेन एंजाइम। पेप्सिनोजेन पूछे या पेप्सिन पूछे, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पेप्सिनोजेन का ही सक्रिय रूप होता है पेप्सिन। पेप्सिनोजेन अक्रिय होता है और हाइड्रोक्लोरिक और इसे सक्रिय बना देता है। जब सक्रिय ये बन जाता है तब इसे पेप्सिन कहते हैं। उसके बाद ये प्रोरेनिन को क्या कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय बना देता है और सक्रिय बना करके इसे रेनिन में बदल देता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोरेनिन भी अक्रिय एंजाइम्स होते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय रेनिन में बदल देता है। बस समझता है। तो जठर ग्रंथियों के अमलजन, जठर ग्रंथि के मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका में से दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय बना देता है, उसे पेप्सिन बोलते हैं। तो पेप्सिनोजेन अक्रिय रूप होता है, पेप्सिन सक्रिय रूप होता है, दोनों एक ही एंजाइम से, तो याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है? तो यह भोजन को पचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को पचाने में मदद करता है, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं निकलेगा तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में नहीं बदलेगा, प्रोरेनिन रेनिन में नहीं बदलेगा, जीवाणु भी नहीं मर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बस समझता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसीलिए कहा जाता है, देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के दरमियान ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए या खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी पीजिए, क्योंकि जब खाना खाते हैं हम लोग, वो खाना जब हमारे आमाशय में जाता है तो आमाशय की जो अमलजन कोशिका होती है जठर ग्रंथि की, वो एक्टिव हो जाती है और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करने लगती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को पचाने के लिए अपना काम करना शुरू कर देता है। और जैसे हम लोग पानी को पीते हैं तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो गर्मी होती है वो ठंडा हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना काम नहीं कर पाता है, तो वो भोजन हमारे पेट में ही सड़ने लगते हैं, पाचित नहीं हो पाता है अच्छे से। तो इसीलिए खाना खाते समय पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब पानी पीना चाहिए कब नहीं। तो ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, अक्रिय एंजाइम को सक्रिय बना देता है, जैसे कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। बस समझ पाए। चलिए अब हम लोग जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग जानते हैं इसका काम पेप्सिनोजेन का। तो जो पेप्सिनोजेन का सक्रिय रूप होता है पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या करते हैं जी भाई साहब, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचा करके तोड़ करके पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन में बदल देता है। जैसे वहां पे टाइलिन जो था वो स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन का ये सरल रूप होता है पेप्टोन, फिर आगे चल करके ये पेप्टोन पेप्टाइड में बदलता है, फिर पेप्टाइड अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। और जो प्रोरेनिन का सक्रिय रूप होता है रेनिन, वो दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में बदल देता है। फिर ये पैराकेसिन आगे चल करके कैल्शियम वगैरह निर्मित करते हैं, बनाते हैं। याद रखिएगा कि जो रेनिन होता है एंजाइम, वो केसिन को, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केसिन, तो ये केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में बदल देता है तोड़ करके। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल देता है। तो ये दोनों का अपना अपना काम होता है। तो याद रखिएगा कि पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजेन का सक्रिय रूप पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और प्रोरेनिन का जो सक्रिय रूप होता है रेनिन, वो केसिन प्रोटीन को, जो दूध में पाया जाता है, वो केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में बदल देता है।
बात समझ पाए? चलिए, ये इसका काम था। अब हम लोग जानते हैं श्लेष्मा कोशिका से निकलने वाले म्यूकस का क्या काम होता है। तो देखिए, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, इसका पीएच मान लगभग 2 होते हैं और ये प्रबल होते हैं। और अगर ये ज्वलनशील भी होते हैं भाई साहब, अगर जल गिर जाए त्वचा पे तो त्वचा जल जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे आमाशय के अंदर रहता है, लेकिन ये हमारे आमाशय को क्षतिग्रस्त नहीं करता है, आमाशय को नहीं जलाता है। ऐसा क्यों? तो ये इस म्यूकस की वजह से, जो हमारे आमाशय की भीतरी दीवार होती है, इसकी दीवारों पे म्यूकस कोशिका में से निकलने वाले म्यूकस इसकी दीवारों पे चिपके रहते हैं, स्थित रहते हैं। और इस म्यूकस की वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवारों को जला नहीं पाता है। यानी कि जो म्यूकस होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवारों को जलने से बचाता है, जलने से बचाता है। याद रखिएगा कि श्लेष्मा कोशिका में से निकलने वाला म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवारों को जलने से बचाता है। और साथ में ये भोजन के साथ मिल करके भोजन को चिपचिपा भी कर देता है। और जब आमाशय में भोजन रहता है तो उसे काइम कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये थी जठर रस, और जठर रस के जो अपने अपने काम होते हैं वो काम। बस समझता है? अब हम लोग जानते हैं एक पॉइंट आता है, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ये क्या होते हैं? तो जब हम लोग लंबे समय से भूखे रहते हैं, ठीक, तो हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है और म्यूकस की मात्रा कम हो जाती है। बस समझता है? और अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है और म्यूकस की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अम्ल का प्रभाव हमारे आमाशय की दीवारों पे पड़ने लगता है और हमारे आमाशय की दीवारों पर छोटे छोटे फोड़े जैसे हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। बस समझता है? तो पेप्टिक अल्सर क्या है? तो जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारे आमाशय की दीवारों पे छोटे छोटे फोड़े जैसे होने लगते हैं। इसको ही हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। बस समझता है? तो याद रखिएगा। तो ये था हमारे आमाशय से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पेप्सिनोजेन का सक्रिय रूप पेप्सिन होता है, इसको सक्रिय बनाता कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में, पीपीपी। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, इसको कहेंगे आरकेपी। रेनिन केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आमाशय में। इससे ज्यादा आमाशय में से क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछेगा, जो पूछेगा सारा हम इसमें पॉइंट को डिस्कस करा दिए हैं। तो आज का क्लास ये आप लोगों को कैसा लगा? अगर हम इसी में यकृत भी पढ़ा देंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना हम छोटा छोटा ही पढ़े, ताकि आसानी से अपलोड भी हो जाए और आप लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंच भी जाए। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।